बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर चलते हैं। स्टेटमेंट है गिव टू एप्लीकेशन इन विच रेजोनेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो रेजोनेंस की एप्लीकेशन बताने से पहले हमें रेजोनेंस के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली रेजोनेंस क्या चीज़ है। तो रेजोनेंस को हम लोगों ने जब वो टॉपिक्स में डिस्कस किया था, रेजोनेंस बेसिकली क्या चीज़ है कि जब आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी फोर्स फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो, यानी कि आप जो फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अगर वो आपके ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो आपका एम्पलीट्यूड हो जाता है इंक्रीज, यानी कि आपकी एनर्जी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है। दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस, द फिनोमिना इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज इंक्रीजेस व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। सही, यानी कि जो फोर्स फ्रीक्वेंसी आप जनरेट करवा रहे हैं अगर वो आपकी ऑसिलेटिंग बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगा तो आपका जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी और आपका एम्पलीट्यूड जो है वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की दो एग्जांपल्स हम लोग जो है वो सिंपलेस्ट एग्जांपल देखते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस दैट इज ऑफ ट्यूनिंग अ रेडियो सेट। ट्यूनिंग अ रेडियो सेट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। When we turn the knob of a radio to tune a station, जब हम जो है उसके रेडियो के नोब को घुमाते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, वी आर चेंजिंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ द रिसीवर टू मेक इट इक्वल टू द ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो स्टेशन। देखें, जितने भी रेडियो स्टेशन उनकी एक ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि लटकने के हमारे पास जो है वो 91 जो है 91 मेरे पास एक जो है वो ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने रेडियो सेट से 91 फ्रीक्वेंसी सेट करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही 91 फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएगी तो ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी और आपकी जो रेडियो के मतलब जो रिसीवर की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच आउट हो जाएगी, तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी और आपको जो है वो क्लियरली मैसेज सुनाई देने लग जाएगा, यानी कि आपके जो है वो एनर्जी एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग आपको साउंड सुनाई देने लग जाएगी उस ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी के अंदर जो मौजूद है। दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस। सही, तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली वी आर चेंजिंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ द रिसीवर टू मेक इट इक्वल टू द ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो स्टेशन व्हेन द टू फ्रीक्वेंसीज मैच। जब दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच हो जाती हैं द एनर्जी एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम एंड दिस इज द ओनली चैनल वी हियर, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी के अंदर जो साउंड का हमारे पास जो डेटा होगा वो हम लोग क्या करेंगे, कैच अप करेंगे बाय द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस। सही, इसी तरीके से हमारे पास जो है वो कुकिंग ऑफ फूड एंड रेजोनेंस है। तो माइक्रोवेव अवन हम लोग यूज़ करते हैं। इन माइक्रोवेव अवन माइक्रोवेव्स विद अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाटर एंड फैट्स मॉलिक्यूल आर यूज। माइक्रोवेव अवन के अंदर हम जो है वो माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस करवाते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी को हम इक्वल रखने की कोशिश करते हैं वाटर की फ्रीक्वेंसी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के और फैट्स के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। इससे होता यह है कि जब दो फ्रीक्वेंसीज मैचअप हो जाती हैं, यानी कि आपने जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कराई है माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी, वो जब वाटर की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगा तो वाटर क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। एनर्जी एब्जॉर्प्शन बढ़ने से हुआ कि आपकी वाटर की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी या फैट की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी और इंटरनल एनर्जी बनने से आपकी फूड क्या हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी। सही है, तो द एब्जॉर्ब एनर्जी विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड गेट हीट अप एंड सो फूड इज कुक्ड, और इसी तरीके से आपका फूड जो है वो हीट अप हो जाती है। दैट इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। इसका हम लोग चलते हैं आगे। व्हाट हैपन टू द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड। देखें, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टी इक्वल्स टू 2 पाई L/g। राइट, वो कहेगा कि अगर आप लेंथ को ट्वाइस कर दोगे तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो फॉर्मूले से ही मुझे ये पता चल रहा है कि आपका टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी लेंथ के। अगर आप लेंथ को इंक्रीज करोगे तो आपका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम डबल कर रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि above relation shows that if the length of the pendulum is increased, its time period is also increased. So if the length is doubled, then t dash equals to 2 pi under 2L divided by g। हमने लेंथ को क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से √2 को जो है वो थोड़ा सा सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने की वजह ये है कि ये जो है हमारे पास इनिशियल टाइम पीरियड के इक्वल हो जाएगा। ये 2 पाई L/g जो है वो इनिशियल टाइम पीरियड के इक्वल हो जाएगा। √2 जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1.41। तो यानी कि अगर आपने लेंथ को ट्वाइस करवा दिया तो आपका टाइम पीरियड जो है वो 1.41 इनिशियल टाइम पीरियड के इंक्रीज हो गया। सही है,
तो यहाँ हम कह रहे हैं कि इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डबल्ड देन इट्स टाइम पीरियड इज इंक्रीज बाय 1.41 टाइम्स द ओरिजिनल टाइम पीरियड। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज 1 मीटर। आपके सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी अगर आपके जो पेंडुलम की लेंथ है वो कितनी है 1 मीटर। तो ये तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड के। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास कहता है टी इक्वल्स टू 2 पाई एल ओवर जी। तो यहाँ हम कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय अ फॉर्मूला दैट इज एफ इक्वल्स टू 1/2 पाई जी अपॉन एल। राइट, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई एल ओवर जी। तो आप क्या कर दोगे रेसिप्रोकल कर दोगे टाइम पीरियड को, देख क्या हो जाएगा 2 पाई डिवाइड में आ जाएगा, एल मतलब जी जो है वो डिवीजन डिनोमिनेटर में था नॉमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और एल जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सही है। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टाइम पीरियड, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम। लेंथ उसने कही है 1 मीटर, तो जब आप यहाँ पर 1 मीटर पुट करोगे और बाकी जो है वो वैल्यूज को पुट करोगे तो फ्रीक्वेंसी आपको कितनी आ जाएगी 0.49 हर्ट्ज और 0.5 हर्ट्ज। सही, तो 1 मीटर की लेंथ के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 0.5 हर्ट्ज। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पर चलते हैं। गिव वन प्रैक्टिकल एग्जांपल ईच ऑफ फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशंस। तो पहले तो भाई फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्री ऑसिलेशंस क्या होती हैं? देखें, अ बॉडी इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग फ्री ऑसिलेशन इफ इट ऑसिलेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। आप क्या करें, आप सिंपल पेंडुलम को डिस्टर्ब करवा के छोड़ दें। तो जब आप सिंपल पेंडुलम को डिस्टर्ब करवा के छोड़ देंगे तो अगर आपके पास सिस्टम आइसोलेटेड है, कोई फ्रिक्शन फोर्सेस नहीं है, तो आपका जो सिंपल पेंडुलम है वो कुछ देर के बाद एक ही फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या करने लग जाएगा, वाइब्रेट करने लग जाएगा। दैट इज कॉल्ड इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब आप सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी आपके पास मौजूद है, जो वाइब्रेशन है, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सही, तो इसकी हमारे पास एग्जांपल जो है वो सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल जो है वो बहुत आसान सी है। दैट आ सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट्स फ्रीली with its natural frequency that depends only upon the length when it's slightly displaced from its mean position। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वही मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल भी बता दी है कि आप क्या करें, आप सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस करा के छोड़ दें तो थोड़े टाइम के बाद आपको ये नजर आएगा कि आपकी जो ऑसिलेशंस हैं मतलब वो एक कांस्टेंट टाइप की ऑसिलेशन आ जाएगी अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड है। दैट इज कॉल्ड द फ्री ऑसिलेशंस, क्योंकि आप उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे। अगर आप सिंपल पेंडुलम के ऊपर रिपीटेडली फोर्स एक्सर्ट करते रहेंगे तो फ्री ऑसिलेशन नहीं होंगी, वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी फोर्स ऑसिलेशंस। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फोर्स ऑसिलेशंस का। अ बॉडी इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग फोर्स ऑसिलेशंस इफ इट ऑसिलेट्स विद द इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। सही, अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उससे क्या होगा कि आपकी जो वाइब्रेशन होगी या ऑसिलेशन जो जनरेट होंगी, दीज आर कॉल्ड द फोर्स वाइब्रेशंस और फोर्स ऑसिलेशंस। अब फोर्स ऑसिलेशंस के हम लोग जो है एग्जांपल्स यहाँ पर देख लेते हैं। इफ सिंपल पेंडुलम इज स्ट्रक रिपीटेडली देन फोर्स वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस। अगर आपका सिंपल पेंडुलम जो है मुस्तकिल तौर पर आप उसके ऊपर जो है एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करते रहेंगे तो वो फ्री ऑसिलेशन नहीं होगी, बल्कि वो कौन सी होंगी, फोर्स ऑसिलेशन होंगी, यानी कि फोर्स वाइब्रेशंस हो जाएंगे। एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। द वाइब्रेशन ऑफ फैक्ट्री फ्लोर caused by a running of heavy machinery are an example of force vibration। देखिए आप क्या करें, आपकी जो है वो मशीनरी मुस्तकिल तौर पर चल रही है, यानी कि मुस्तकिल तौर पर आप उसके ऊपर जो है वो एनर्जी एक्सर्ट करें, यानी कि फोर्स एक्सर्ट करवा रहे हैं। तो उससे जो आपकी जो फ्लोर के ऊपर जो वाइब्रेशन जनरेट हो रही है वो आपके पास नेचुरल तो नहीं है, कुदरती तो नहीं है, यानी कि उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन तो नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, फोर्स वाइब्रेशन है। Another example of force vibration is loud music produced by sounding wooden of string instrument। यानी कि आप जो है वो गिटार के ऊपर मुस्तकिल तौर पर जो है उसको वाइब्रेट करते रहते हैं तो उसके अंदर से जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो स्ट्रिंग से जो है वो साउंड जनरेट होती है। ये भी हमारे पास क्या है, फोर्स ऑसिलेशन है, राइट। क्योंकि हम गिटार को मुस्तकिल तौर पर क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, तो हम फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो वाइब्रेट हो रहा है, अदरवाइज वो खुद से वाइब्रेट नहीं होगा। तो ये भी हमारे पास क्या होगी, फोर्स वाइब्रेशन की एग्जाम्पल होगी। सही, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ कैन यू कंपेयर द मासेस ऑफ टू बॉडीज बाय ऑब्जर्विंग देयर फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑसिलेशन व्हेन सपोर्टेड बाय अ स्प्रिंग। वो कह रहा है कि आप दो मासेस के दरमियान कंपैरिजन कैसे करेंगे अगर जो है वो दोनों मासेस को जो है वो आप जो है सपोर्ट करवाएं किसी स्प्रिंग के साथ, यानी कि हैंग करवा दें या सस्पेंड करवा दें। तो देखें बेटा, हमने जो है वो टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा, दैट इज T = 2 पाई m/k, राइट। तो अगर हम लोग को फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज गिवन बाय द फॉर्मूला दैट इज 1/2 पाई k/m,
राइट, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अब देखें इस फॉर्मूले से मुझे ये नजर आ रहा है कि 1/2 भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो फोर्स सॉरी के भी कांस्टेंट है, 1/2 और के कांस्टेंट है, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास सॉरी फोर्स नहीं है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि मास को आप बढ़ा दोगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो जाएगी, टाइम पीरियड आपका इंक्रीज हो जाएगा। सही, तो यहां मैं रीजन लिख रहा हूं कि above relation shows that the frequency of the bodies is inversely proportional to the mass of the body. So body have greater mass will have low frequency and the body with low mass will have high frequency. यानी कि मास के इनवर्सली रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी आपकी। मास को आपने कम किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, मास को आपने ज्यादा किया, फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो जाएगी। ये आपने जो है वो फर्स्ट रीजन लिख दिया। सही है, ये आपके पास रीजन कंप्लीट है। एक और मेथड के अकॉर्डिंग आप रीजन लिख सकते हैं कि अगर आप जो मैथमेटिकल रीजन देना चाह रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मास सिस्टम इज गिवन बाय द फॉर्मूला F = 1/2 पाई K अपॉन M। मैं कहता हूँ जी फर्स्ट वाले मास के लिए मेरे पास फ्रीक्वेंसी F1, सेकंड वाले मास के लिए मेरी फ्रीक्वेंसी F2। कंपैरिजन करना है आपने तो आप दोनों की रेशो निकालो। कंपैरिजन करने के लिए हम लोग रेशो निकाल सकते हैं, तो दोनों F1 को मैं डिवाइड करा दूंगा F2 के साथ, दैट इज 1/2 पाई K अपॉन M1 डिवाइडेड बाय 1/2 पाई K अपॉन M2। ये डिवाइड जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो ये 2 पाई ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, M2 ऊपर चला जाएगा और K नीचे आ जाएगा। तो ये K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपके पास क्या रह जाएगा, M2 डिवाइड बाय M1। तो देखें आपको यहाँ पर ये नजर, अगर मैं यहाँ पर दोनों की स्क्वायरिंग कर लूँ तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ फ्रॉम अबव रिलेशन वी कैन से दैट द मासेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों मेथड में से एक ये वाला मेथड, ये हमारे पास थ्योरेटिकल मेथड है कि जिसमें आप फॉर्मूले से ही बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास है, और ये जो मैथमेटिकल मेथड है। अब आपको जो आसान लगे वो कर ले, लेकिन मेरे नज़रिए के अकॉर्डिंग ये थ्योरेटिकल जो है वो ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि आप जो है वो डायरेक्टली इसका बिहेवियर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अ वायर हंग्स फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ डार्क हाई टावर सो दैट द टॉप ऑफ टावर इज नॉट विजिबल। आपने क्या किया हुआ है, एक जो है वो वायर को हैंग करवाया हुआ है एक टावर के साथ, जिसका जो अपर एंड है वो डार्क में है, यानी कि नजर नहीं आ रहा, अंधेरे में है। सो दैट द टॉप ऑफ अ टावर इज नॉट विजिबल, यानी कि आपको जो है वो टावर का जो टॉप है वो नजर नहीं आ रहा। हाउ यू वुड बी एबल टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। आप उस टावर की हाइट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने जो वायर को हैंग करवाया है ना उसके साथ किसी वेट को हैंग करवा के हम उसको जो है उसको एक सिंपल पेंडुलम बना लेंगे। सिंपल पेंडुलम बनाने से क्या होगा कि मैं इसको वाइब्रेट करा के उसके टाइम पीरियड को मेजर करा सकता हूँ बाय यूजिंग द स्टॉप वॉच। जब मैंने टाइम पीरियड को मेजर कर लिया, देखें इसको हम लोग यहाँ पर पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। टू डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल टू डिटरमाइन द लेंथ, अच्छा ये गलत हो गया यहाँ पे, टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर होगा ये। टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर अटैच अ बॉब एट द लोअर एंड एंड सेट इनटू वाइब्रेशंस। ये दोबारा से बेटा सही कर लीजिएगा, उसको मैं पीडीएफ के नोट्स में सही कर दूंगा। दैट टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर अटैच अ बॉब एट द लोअर एंड एट सेट इट इनटू वाइब्रेशंस। यानी कि आपने जो वायर को हैंग करवाया हुआ है उसके साथ आप क्या करें, बॉब को जो है वो सस्पेंड करवा के उसको आप क्या करें, वाइब्रेट करा दें। वाइब्रेट कराने के बाद उसका टाइम पीरियड नोट कर लें बाय यूजिंग द स्टॉप वॉच। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड विल डिटरमाइंड बाय स्टॉप वॉच, यानी स्टॉप वॉच के जरिए आपने क्या कर लिया, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। नाउ बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वी आर एबल टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द टावर। लेंथ का मतलब हाइट हमारे पास आ जाएगी, राइट। तो टी इक्वल टू 2 पाई L/g जी। तो आपने यहाँ से क्या करना है, लेंथ के लिए आप जो है फॉर्मूले को रीअरेंज कर लें तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा T² G अपॉन 4 पाई स्क्वायर। देखें टी आप कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग द स्टॉप वॉच। ग्रेविटी हमारे पास जो कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, सही। तो लेंथ हमारे पास बेसिकली ये जो लेंथ है ना, क्योंकि ये आपकी जो वायर है वो टॉप ऑफ टावर, देखें क्वेश्चन के अंदर क्या है, टॉप ऑफ टावर, यानी कि आपने बिल्कुल टॉप से जो है वो हैंग करवाई हुई है। तो जो लेंथ आपके स्ट्रिंग की होगी वही आपकी जो है वो हाइट ऑफ टावर हो जाएगी। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक्सप्लेन व्हाई सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एक्सेलरेशन इज 0 व्हेन द वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट। तो इसका हम लोग जो है रिलेशन देंगे दैट द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय द फॉर्मूला। देखिए हमने कहा था कि अगर बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसका डायमीटर के ऊपर जो प्रोजेक्शन बन रहा है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है।
तो वो उसके लिए हम लोगों ने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव किया था, दैट इज a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। ये फॉर्मूला ड्राइव किया था एक्सेलरेशन के लिए, और इसी जो है वो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के प्रोजेक्शन के लिए हम लोगों ने जो है एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, दैट इज v इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो मीन पोजीशन के ऊपर एट मीन पोजीशन एक्स इक्वल्स, यानी कि मीन पोजीशन वो डिस्टेंस है जहां पर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। यानी कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डिफाइन करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, सही है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट मीन पॉइंट के ऊपर ही मौजूद है तो उसका मतलब किसी किस्म का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट को जीरो पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि मीन पॉइंट के ऊपर आपका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। लेकिन वेलोसिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब आप वेलोसिटी के अंदर आप जो है ये वाली वैल्यू पुट करेंगे एक्स इक्वल जीरो, तो वेलोसिटी आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, ओमेगा एक्स नॉट के इक्वल हो जाएगी। यानी कि वेलोसिटी तो ग्रेटेस्ट है क्योंकि एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ग्रेटेस्ट एम्पलीट्यूड का मतलब ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, राइट। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ग्रेटेस्ट है, जबकि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये रीज़न है, ये हमारे पास जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसका कि एक्सेलरेशन जीरो क्यों है और वेलोसिटी ग्रेटेस्ट क्यों है। 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the total distance covered by a simple harmonic oscillator in a time equal to its period? The amplitude of its oscillation is a. वो कह रहा है कि आपने जो है वो डिस्टेंस बताना है कि एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा इन टाइम इक्वल टू इट्स पीरियड, यानी कि जब वो अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करेगा तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अगर एम्पलीट्यूड आपके कितना है ऑब्जेक्ट का, ऑसिलेशन का ऑब्जेक्ट कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है, ए। तो देखें बेटा, ये मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, राइट। तो अगर मैं इसके कंप्लीट ऑसिलेशन की मतलब टाइम पीरियड की बात करूं तो लेट कर लें कि मैं इस ऑब्जेक्ट को ए से जो है वो रिलीज करवा रहा हूं, ऑब्जेक्ट आपका कहां जाएगा, ए से सी पर जाएगा और सी से वापस ए के ऊपर आएगा, दैट इज कॉल्ड द वन कंप्लीट ऑसिलेशन एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, है ना। तो वो कह रहा है कि एक टाइम पीरियड में आपका ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये आपने बताना है, राइट। तो देखें यहां मैं आपको जो है, देखें ये बेसिकली आपने लिखना नहीं है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। If the pendulum in a pendulum bob moves from A to C and then back to A, it has one complete vibration. अगर आपने इसको A से रिलीज कराया या A से C पर किया और C से वापस A के ऊपर आया तो ये हुई वन कंप्लीट वाइब्रेशन, और टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, राइट। तो वो कह रहा है कि एक टाइम पीरियड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये आपने बताना है। तो देखें बेटा, आपने ए से बी के ऊपर गए तो आपने क्या किया, एक एम्पलीट्यूड कवर किया, राइट। ये कंप्लीट एम्पलीट्यूड है, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पॉइंट पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। तो जब आपकी बॉडी ए से बी के ऊपर आएगी तो ये कंप्लीट एम्पलीट्यूड कवर करेगी, जब बी से सी के ऊपर जाएगी तो ये दूसरा एम्पलीट्यूड कवर करेगी। डिस्टेंस फ्रॉम मीन पॉइंट टू द सेकंड एक्सट्रीम पॉइंट, ये भी क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो कितने एम्पलीट्यूड हो गए, 2 एम्पलीट्यूड हो गए। फिर आपकी बॉडी सी से बी के ऊपर आएगी तो दोबारा से एम्पलीट्यूड कवर करेगी, राइट। क्योंकि देखें डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट टू मीन पॉइंट, ये भी हमारे पास क्या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 3 जो है वो एम्पलीट्यूड हो गए। और अगेन आपकी बॉडी जो है वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए बी से ए के ऊपर जाएगी तो ये मेरे पास टोटल जो है वो 4 एम्पलीट्यूड्स हो जाएंगे। देखें, ए से बी तक जाने के लिए एक एम्पलीट्यूड, बी से सी तक जाने के लिए दूसरा एम्पलीट्यूड, सी से बी तक आने के लिए तीसरा एम्पलीट्यूड और बी से ए तक आने के लिए टोटल 4 एम्पलीट्यूड्स आपकी बॉडी कवर करेगी। यानी कि 4a का डिस्टेंस आपकी बॉडी कवर करेगी फॉर वन टाइम पीरियड, सही। So the total distance covered by an object moving with simple harmonic motion in its time period is 4 times its amplitude, where a is the amplitude of the oscillation. ये a जो हमारे पास क्या है, oscillation है, that is our क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 है, what happened to the frequency of from large amplitude to small? आपने बताना है कि मतलब सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा अगर उसकी ऑसिलेशन जो है वो डाई हो रही है फ्रॉम लार्ज एम्पलीट्यूड टू स्मॉल, सही। आपने यहां पर ये बताना है, देखें ये कह रहा है कि आपके सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा अगर ऑसिलेशंस आपकी डाई हो रही हैं, यानी कि कम हो रही हैं फ्रॉम लार्ज एम्पलीट्यूड टू स्मॉल, यानी कि एम्पलीट्यूड आपका बड़े से कम हो रहा है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा।
तो देखें बेटा, हम लोगों ने जो है वो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को ड्राइव किया था, अगर आपको याद हो तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए हमने क्या किया था, हमने एम्पलीट्यूड को स्मॉलर रखा था। एम्पलीट्यूड को स्मॉल रखने का मतलब ये था कि हमारे पास जो है वो कम से कम फ्रिक्शन फोर्सेज हो और हमारे पास जो है वो एक्यूरेट टाइम पीरियड जनरेट हो, राइट। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई G/L, राइट। तो ये इस वाले फॉर्मूले से हमें ये पता चल रहा है कि बाय अबव रिलेशन इट इज क्लियर दैट फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड बट इन प्रैक्टिकल सिस्टम। देखें, अगर मैं इस फॉर्मूले को देख रहा हूँ तो इस फॉर्मूले के अंदर मुझे कोई जो है वो एम्पलीट्यूड का फैक्टर नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी आपकी इंडिपेंडेंट है एम्पलीट्यूड की, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल में नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकल सिस्टम में आपके पास जो वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस होती हैं, सही है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन होंगी तो आपकी जो है वो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो यहाँ हम यही कह रहे हैं द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस एज एम्पलीट्यूड इज डिक्रीज। एम्पलीट्यूड को कम करने से हमारा टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो है वो एनर्जी की जो सिस्टम की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट कंजर्व रहेगी, तो आपका टाइम पीरियड भी क्या होगा, इंक्रीज रहेगा। लेकिन अगर आपके पास जो है वो फ्रिक्शन फोर्सेज होंगी तो आपकी वाइब्रेशन कम हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्सेज से वाइब्रेशन कम हो जाएगी और वाइब्रेशन कम हो जाए तो आपके पास टाइम पीरियड कम हो जाएगा, राइट। तो एम्पलीट्यूड को कम रखने से ये होगा कि आपका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और टाइम पीरियड के बढ़ने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, सो फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज एज द ऑसिलेशंस डाई फ्रॉम लार्ज एम्पलीट्यूड टू स्मॉल। बड़े एम्पलीट्यूड से आप छोटे एम्पलीट्यूड की तरफ आ रहे हैं तो टाइम पीरियड तो आपका इंक्रीज हो जाएगा। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, डिस्टेंस कम हो गया, वाइब्रेशन छोटी हो गई, तो टाइम पीरियड आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, राइट। तो टाइम पीरियड के बढ़ने के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। और इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, अ सिंगर होल्डिंग नोड ऑफ राइट फ्रीक्वेंसी कैन शैटर अ ग्लास, एक्सप्लेन। जी हाँ, बिल्कुल, आपका जो है वो सिंगर अगर राइट फ्रीक्वेंसी यानी कि ग्लास के वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर आपका सिंगर जो है उसी ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जो है वो सिंग करेगा, तो आपका ग्लास जो है, क्योंकि वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी अब्जॉर्ब करने से उसके एटम की जो है वो वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, और एटम की वाइब्रेशन बढ़ने से क्या हो जाएगा, ग्लास आपका शैटर हो जाएगा, सही है। दैट इज द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। यस, सिंगर होल्डिंग नोड ऑफ राइट फ्रीक्वेंसी कैन शैटर ग्लास ड्यू टू रेजोनेंस फिनोमेना, राइट। इफ अ सिंगर होल्ड्स अ नोड ऑफ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, अगर सिंगर जो है वो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के नोड को जो है वो पकड़ लेगा इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्लास, और वही मतलब कि आपका सिंगर जो है वो ग्लास के नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाली फ्रीक्वेंसी से ही अगर गाना गाना स्टार्ट कर देगा, देन रेजोनेंस अकर्स। तो देखें हमारे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मैचअप होगी और ग्लास के जो एटम्स हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो आपके वाइब्रेशन की जो मतलब जो एटम्स की वाइब्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, और वाइब्रेशन इंक्रीज होने से ये होगा कि आपका जो है वो गिलास जो है वो शैटर हो जाएगा, सही है। तो हम यहाँ पर ही कह रहे हैं देन रेजोनेंस अकर्ड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ग्लास इंक्रीजेस एंड एज अ रिजल्ट द ग्लास मे शैटर इनटू पीसेस, मे शैटर इनटू पीसेस। ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं, टाइपिंग एरर को बेटा इग्नोर कर दिया करें प्लीज़, सही। तो ये थे हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है न्यूमेरिकल्स के बाद इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 के टॉपिक्स के ऊपर चलेंगे, सही। अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा या कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसका आंसर कर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।